Start. We are discussing about the second chapter and making an overview of this sources of reconstructing Indian history. Whatever we have studied before, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको रिवीजन करने के लिए हमने 2-3 पेज 4 पेज में आपको दे दिया है, so that the salient points of the earlier chapter, that is sources of Indian history, वो आपके लिए आसान हो जाए. यहाँ पर हम लोग सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकल जाएंगे इससे कि यहाँ हमने क्या डिस्कस किया है. व्हाट डज इट मीन बाय हिस्ट्री. हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है, हिस्टोरिया वर्ड से आया है. ये इवेंट्स बिफोर दी प्री हिस्ट्री क्या है, जब राइटिंग नहीं था, नो फॉर्म ऑफ राइटिंग. स्टोन एजेस थे. और प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग तो है लेकिन राइटिंग को पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन. ये आपको ऑलमोस्ट 1800 बीसी में हड़प्पा सिविलाइजेशन का डाउनफॉल समझ में आता है और वैदिक सिविलाइजेशन उसके बाद आता है. हिस्ट्री में हमारा आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक एविडेंस, अभी की बात करें तो मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक एनालिसिस, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, ये सभी जो अभी रिसेंट में भी काम हो रहा है, ये सभी अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है. करेक्ट. लिटरेरी सोर्सेज हमने देखा था पिछले क्लास में कि कुछ तो आर्कियोलॉजिकल और कुछ लिटरेरी. लिटरेरी में हमने ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अदर रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसका कि ब्रीफ यहाँ पर आपको दिया हुआ है. रिगार्डिंग द न्यूमिस्मेटिक्स लास्ट क्लास में देखा, जिसका ब्रीफ यहाँ दिया हुआ है. आई मीन कि आपका काम ये होता है कि आप प्रीवियस चैप्टर्स को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, प्रॉपर वे में वीडियो सुनने के साथ साथ आप सुन लें. एंड आफ्टर दैट यू क्लोज योर आइज एंड मेक द क्वेश्चंस, या एलोंग विथ स्टडी मेक द क्वेश्चंस, कि किस तरह के सवाल हमारे पूछे जा सकते हैं. अब आप ये बोलेंगे कि भाई हम किस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं, हम कैसे स्टडी करेंगे. तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक फ्लो देखिए कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा था, और तब जाके आप समझेंगे कि यहाँ के अंडरस्टैंडिंग से वो क्वेश्चन बन जाता है. लाइक इस बार हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा था कि, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसी साल की बात है, 2026 के पीटी में यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा था कि यमुना रिवर पहले इंडस का एक पार्ट हुआ करता था. यमुना वाज एलोंग विथ इंडस. एक भूकंप आया, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट किया और यमुना रिवर मर्ज्ड विद द गंगा. इस बात का एविडेंस किन किन चीज़ों से लगता है. ठीक. उसमें कुछ फैक्टर्स दिए हुए थे कि एक फैक्टर ये था कि गंगा में जो गंगेटिक डॉल्फिन है, या और इंडस में भी डॉल्फिन है, ये दोनों डॉल्फिन बताता है कि दोनों रिवर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक कभी था. करेक्ट. ये तो बताता है, लेकिन ये सही है, ये तो सही स्टेटमेंट है. साथ साथ में दिया हुआ तो कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट. जैसे एक नाम दिया था रॉबर्ट ब्रूस फुट. ये एक बहुत फेमस फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी माने जाते हैं. मतलब कि पैलेंटोलॉजी, मतलब कि पहले के रॉक्स का जो स्टडी है उसके फादर है. तो पैलेंट और पहले के जो आपके प्लांट्स हैं, रॉक्स है, जो इस तरह के जो हैं, उनके फादर हैं. इन्होंने 1863 में इन्होंने एक एक्स को खोजा था साउथ इंडिया में. इनका मैक्सिमम वर्क साउथ इंडिया में, और ये भी दिया कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भी इसको सिद्ध किया था. तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है. लेकिन हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि जैसे ही देखे रॉबर्ट ब्रूस फुट, बताया कि हम तो आर्कियोलॉजी में इनका नाम सुने हुए हैं, तो चलिए हम इसको भी सही स्टेटमेंट मानते हैं. और इस स्टेटमेंट को तो गलत था, लेकिन ये स्टेटमेंट को लोगों ने सही किया. एज ए रिजल्ट उनका क्वेश्चन गलत हो गया. तो क्या मतलब ये है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आंख मूंद के मत पढ़िए. आपके पास मान लिया रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम आता है, इस टेक्स्ट में आएगा, आज हम डिस्कस करेंगे.
आपका काम क्या होना चाहिए? पॉज, रुक जाइए। बुद्ध बोलते थे ना उंगली माल को, ठहर जा, तो ठहर जा, क्योंकि एक नया वर्ड आया है। गो टू चैट जीपीटी और गो टू एआई और गो टू गूगल और देखिए कि रॉबर्ट बुशफुट ने क्या काम किया है, whether he has worked, what was his important contribution। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर भी थे। तो ये आपको देखना होगा, नहीं तो क्या होगा कि आप उसको भी सही स्टेटमेंट मान लीजिएगा, क्योंकि आपने उस चैप्टर में पढ़ा है इसका नाम और आपने ध्यान ही नहीं देखा है, आपको याद नहीं आ रहा है कि इनका काम सिर्फ साउथ इंडिया में था, नॉर्थ इंडिया में तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। तो आई मीन टू से कि बुक का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड स्टडी कीजिए और व्हेन एवर न्यू थिंग्स आर कमिंग, जो कि आप नहीं जानते हैं, उस पर थोड़ा डिटेलिंग कर लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए कि इसके बारे में क्या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछेगा तो हम फंस सकते हैं। यही हम बोल रहे हैं एसोसिएशन कि राइटिंग वर्क, आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो यू शुड हैव पेन इन योर हैंड, कॉपी ऑन योर टेबल, बिकॉज इट इज ब्यूरोक्रेसी। तो राइटिंग, देन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आंख बंद करके क्वेश्चन इमेजिन करना, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में। और उसके बाद रिवीजन। दीज थ्री आर द टेक्निक्स। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब हम लोग किस पर आएंगे भाई? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री टॉपिक पे हम लोग जो आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझते हैं कि प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब जब प्री हिस्टोरिक इंडिया को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी पढ़ लेना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी? क्योंकि आपको मैं बताया हूँ पहले भी कि इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, नोट इट डाउन, है ना, नोट कर लीजिए आपको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और आप इसको थोड़ा सा, अगर आप 3 घंटा टाइम लेके जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी के टाइम में आपका काम आसान हो जाएगा और यहाँ भी कुछ वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या कहता है हम ब्रीफली बता देते हैं आपको। अगर आपको दिक्कत लगता हो तो आप क्या कीजिए, चैट जीपीटी में चले जाइए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिख लीजिए, तो वहाँ बताएगा कि भाई सबसे पहले अर्थ का जो ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और जो मैन का ओरिजिन हुआ है, मैन का भी नहीं, मैन के डिस्टेंट रिलेटिव जो कि मैन से मिलता जुलता था, वो कहाँ से आया था? एप से आया था। आप गए हैं चिड़ियाघर में, एप देखे हैं ना, बनमानुष, वही। तो ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये पहली बार कहाँ मिला था भाई? तो इसका हड्डी मिला है। आपको पता ही है कि हड्डी मिलने पर सीधे तो नहीं समझ जाते किसका हड्डी है। अब कहीं खुदाई में हड्डी मिल रहा है तो फिर हमें क्या करना होगा? डीएनए एनालिसिस करना होगा, तब ना हम समझेंगे कि किस ग्रुप का ये हड्डी है। नहीं तो वहाँ हड्डी तो किसी का भी हो सकता है। तो इसका साइंटिफिक स्टडी करना पड़ता है और डीएनए एनालिसिस अभी हो रहा है 1863 वगैरह के आसपास में, तो उतना नहीं था, तो साइंटिस्ट फिर भी इसका स्टडी करते थे। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ओरिजिन हुआ 4.4 मिलियन ईयर्स अगो, बिलियन एंड मिलियन, बात समझे ना। अगर 1000 पेज की किताब लिखिएगा तो लास्ट पेज पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस आएगा, अभी हम नहीं आए हैं। और इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है यह थोड़ा झुक के चलता था, इसके चलने का ढंग जो था झुक के था, ऐसे चलता था, मतलब कि आदमी ऐसे है और थोड़ा थोड़ा दोनों हाथ इसका मान लिया ऐसे है, तो हाथ का कभी कभी सपोर्ट लेता रहता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नकल वॉकिंग कहते हैं, घुटना पर हाथ रख रख के सपोर्ट लेके चलना, ये एप था। और यहाँ से ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्वाइट नेचुरल, इसके बारे में एक बड़ी अच्छी किताब है, एंथ्रोपोस करके किताब है, जो कि बड़ा फेमस बुक है। उस बुक में बड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है कि आदमी जब वो था तो पहले पेड़ पे रहता था और बहुत मजबूत नहीं था, शेर ज़्यादा मजबूत था, हाथी ज़्यादा था, गैंडा ज़्यादा मजबूत था, तो डर से रहता था। जब शेर शिकार करके चला गया तो नीचे आता था जल्दी से, नीचे आने के बाद वो जो बचा खुचा जो हड्डी है, उस हड्डी के बीच में थोड़ा सा कुछ बचा रह जाता था, तो उसको अपने दांत से खाता था।
और उसका जो प्रोटीन की ज़रूरत तो थी ही उसको, प्रोटीन तो ज़्यादा मिलता नहीं था, प्रोटीन तो मिलेगा एनिमल से ही ज़्यादा मिलेगा, दूध वगैरह का तो उनको आइडिया था नहीं, या सोयाबीन तो नहीं उगाते होंगे वो, तो नीचे आता था तो वो हड्डी खाता था, और हड्डी के बीच में जो होता है उसको खाने में खाना करता था वो, थोड़ा जो भी आधा खुदा बचा हुआ हड्डी के बीच में जो होता है बोन मैरो वो। इसीलिए आज भी मीट ईटर से पूछिएगा, जो लोग मीट खाते हैं वो बोलते हैं नली देना ना, नली का मीट जो है चूस चूस कर खाएंगे, जबकि उसमें कुछ मिलता ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा जेनेटिक ट्रेट है, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने किया है मिलियन ईयर्स को आज से। तो ये हमारे पास जो दिखता है, दैट इन दैट बुक इट इज रिटन, एंथ्रोपोस बुक का नाम है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस कंडीशंस में जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैन का इवोल्यूशन हुआ। तो वहाँ पर एक वर्ड अभी आएगा थोड़ी देर में, प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन मतलब अर्थ में बहुत सारे फेजेज आए, एक टाइम ऐसा आया जब अर्थ पर पूरा मैक्सिमम जगहों पर बर्फ छा गया था, और उस समय ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, और बर्फ के बाद में आइस एज खत्म हुआ, तब जाके इनके साथ में जो है इनका ब्रांचेज बढ़ने लगा और अलग अलग मैन बनने लगे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस तो हम लोग हैं, या और भी तरह क्रोमैग्नन, इस तरह के नियंडरथल मैन, ये सब मिलने लगे, नर्मदा मैन। तो ये सभी आपके आने लगे, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी हुआ, मतलब कि हमारे कॉन्टिनेंट थोड़ा बाहर जाने लगे। जहाँ पर आज हम हैं पटना में, इस जगह कभी समुद्र था, उसका नाम था समुद्र का टेथिस सी, TETHYS। तो इन सभी कंसेप्ट को थोड़ा सा अगर आप ज्योग्राफी का समझ लीजिएगा और इसको जोड़ लीजिएगा, एसोसिएट कर लीजिएगा हिस्ट्री के साथ, तो पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये हमको जियोलॉजिकल टाइम स्केल और इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये दो चीज़ों को आप गूगल बाबा की सहायता से, AI की सहायता से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपको फायदा करेगा। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे थे, एक बुक की बात कर रहे थे, ये सेम बुक है जो मैंने चैट GPT अभी किया है और मैंने निकाला है। द नेम ऑफ द बुक इज सैपियंस, सैपियंस बुक का नाम है, और ये सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, और बुक के जो ऑथर है वो नोआ हरारी, और ये बुक जो है इसी बारे में बता, ह्यूमन हिस्ट्री, इवोल्यूशन, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी, साइंस, मॉडर्न सिविलाइजेशन, हिस्ट्री से लेके अभी तक आया है। क्या बात करता है इस बुक में? इस बुक में बात करता है व्हाट डज इट मीन बाय होमो सैपियंस। सैपियंस मीन्स वाइज मैन, तो वाइज मैन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन की पहले बात करते हैं, कॉग्निटिव रिवोल्यूशंस, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। चैप्टर 1 में बात है होमो सैपियंस, और उसके साथ कौन सा चैप्टर दे रहा है इस बुक में? अदर ह्यूमन स्पीशीज, अर्ली ह्यूमंस, ह्यूमन सर्वाइवल। इसी चैप्टर का हम जिक्र कर रहे थे जहाँ से कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई है। तो समटाइम्स यू हैव टू पॉज एंड यू हैव टू टेक अ लुक, बिकॉज हम लोग को पता रहता है कि विच थिंग इज गोइंग इन मार्केट, और किससे UPSC में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने पुराने टॉपिक में, जिस पे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ हम लोग बुक का रीडिंग दे रहे हैं, प्री हिस्ट्री, पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। प्री हिस्ट्री मीन्स पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, नॉलेज बेस्ड ओनली ऑन मटेरियल्स फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस। यहाँ एक नाम आ रहा है, तो इस नाम को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ये नाम यहाँ पर पहले यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ पर पढ़ लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट। जब ये नाम आ गया तो आपका काम क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को इसी तरीके से फिर से जाइए गूगल में या AI पे और टाइप कर लीजिए, सो दैट यू शुड नो अबाउट रॉबर्ट ब्रूस फुट। और क्या किया उन्होंने? क्रेडिटेड विथ अर्ली एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पहले का डिस्कवर्ड प्रोबेबली द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, सबसे पहला पैलियोलिथिक टूल। मतलब कि करीब करीब पैलियोलिथिक का एज कब तक हो जाता है? आप देखिएगा कि पैलियोलिथिक का एज है 5 लाख ईयर से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट, पैलियोलिथिक। तो मतलब कि ये जो आपको टूल मिला है पैलियोलिथिक,
इसका नाम है पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया, उसका नाम है पल्लावरम हैंड एक्स। पल्लावरम एक जगह का है, और उस हैंड एक्स में ऐसा नहीं सोचिएगा कि आज की तरह का कुल्हाड़ी है। वो सिंपल सा क्या होगा भाई, ऐसे करके एक स्टोन का शेप होगा और थोड़ा सा इसका फ्लेक्स बना होगा, और इस फ्लेक्स से जो है मीट उट को चॉपिंग करने का काम में वो लोग लाते होंगे। मीट को कटिंग करना, चॉपिंग करना, इस सब के काम में वो लाते होंगे। तो यही हैक्स था, और इसके ऊपर में रॉक्स बना है, रॉक्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा धार होगा। तो पल्लवरम में लेटर डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स इन साउथ इंडिया। तो ये तो भाई साउथ इंडिया में इन्होंने काम किया है। दूसरा काम देखिए यहाँ पर, इनका टाइम क्या है भाई, ये लगता है कि 1863 में इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। दूसरा नाम दे रहा है सर मॉर्टिमर व्हीलर, मॉर्टिमर हिलर। ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी एक डायरेक्टर जनरल बन के गए थे। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नॉलेज ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया एंड देयर सीक्वेंस। कहने का अर्थ है कि दो नाम को थोड़ा सा अपने डायरी में नोट करके उनके कंट्रीब्यूशन को लिख लेने की जरूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज दिस इज द बुक विच यू स्टडी, यू शुड नो ईच। इसका मतलब है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय मी। ये नहीं कि खाली आप एक्सरसाइज कर लीजिए उसी से हो जाएगा। एक एक वर्ड पे आपको थोड़ा गूगल बाबा या एआई का मदद लेना चाहिए। स्टोन एज है, ये टाइम देख लीजिए 5 लाख टू 10,000 ईयर्स। अब यहाँ पर आगे में इस बारे में जिक्र भी होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि एक जगह पैलियोलिथिक चल रहा है, तो ये अगर पैलियोलिथिक कहीं पर 2 लाख साल पहले अगर पैलियोलिथिक है 2 लाख ईयर्स एगो, तो कहीं पर पैलियोलिथिक 10,000 ईयर्स एगो शुरू होता है। मतलब कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम में ये आपको मिलेगा। लेटर स्टोन एज 10,000 टू 6,000 BC, यहाँ पर मेसोलिथिक एज कहते हैं लेटर स्टोन एज। मतलब कि ये एज याद रखिएगा 10,000 ईयर्स का मतलब हो जाता है कि दिस इज द टाइम जब प्लेस्टोसीन खत्म हो गया, आइस एज खत्म हो गया, धरती पर फ्लावरिंग प्लांट्स आने लगे, फूल खिलने लगे, फ्रूट्स ज़्यादा आने लगे, क्रॉप्स बनने लगे, पोलन ग्रेन्स ज़्यादा काम करने लगे, आपका जो है इंसेक्ट का पॉलिनेशन शुरू हो गया, और यहाँ से सिविलाइजेशन का ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। न्यू स्टोन एज 6,000 टू 1,000 BC। तो न्यू स्टोन एज में एक जगह आपको दिखेगा वैदिक कल्चर, और इससे पहले दिखेगा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। और लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बंगाल में आएंगे तो पता लगेगा उस समय लोग मेसोलिथिक एज में ही रह रहे हैं, उनके पास कोई भी धातु नहीं है, कोई कॉमर्स ट्रेड की बात ही नहीं करता है। तो ये चीज़ आप कंसेप्ट वाइज, क्योंकि यूपीएससी कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछने लगा, क्या पूछेगा आपको कि हर जगह टाइम स्केल अलग अलग तरीके से होता है। देखिए सही स्टेटमेंट है। पैलियोलिथिक एज इसको कहते हैं हंटर एंड फूड गैदरर, हंटर एंड फूड गैदरर। अब हम इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो है कुछ दिया हुआ है रेस, जैसे कि वेज ऑफ लाइफ, नेग्रिटो रेस, अलग अलग रेस की बात होती है। क्या बात हो रही है? अलग अलग रेस का। एक BS गुहा है, इनका क्लासिफिकेशन ऑफ रेस जो है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस हम बाद में पढ़ा देंगे आपको, लेकिन हमारे किताब में भी आएगा। लेकिन जब जिक्र हो ही गया है रेस का, नेग्रिटो रेस की बात हो गई है, तो हमको BS गुहा का क्लासिफिकेशन ऑफ रेस पढ़ना ही चाहिए। सेटलमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत लेट फेज में आपको फायर आया है पैलियोलिथिक एज का। तो कभी पूछे कि फायर कब आया, तो लेट फेज ऑफ पैलियोलिथिक फायर आया है। 3 फेजेज ऑफ पैलियोलिथिक, तो आपका 5 लाख टू 50,000 पहला फेज ये है। पहला फेज में आप देख लीजिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, आपको साइट्स का जिक्र करना होगा। क्या करना होगा आपको? साइट्स का जिक्र, मतलब इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा।
आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएगा। यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है लोअर एंड अर्ली पैलियोलिथिक 5 लाख टू 50,000 ईयर्स एगो, तो 50,000 साल पहले टूल्स, हैंड एक्स जो कि पल्लावरम एक्स, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इसको खोजा, चॉपर्स मतलब कि मीट को, क्लीवर्स काटने वाला, रफ और हेवी है, यूज्ड फॉर चॉपिंग, डिगिंग, स्किनिंग, कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज। ये पैलियोलिथिक टूल्स जो है ये किस एज में है? अभी के एज से पहले, 50,000 ईयर्स एगो के पहले, जब हमारे यहाँ आइस एज था। इंपॉर्टेंट साइट्स आपको नोट करना पड़ेगा, पैलियोलिथिक साइट्स ये याद करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान में सोवन और सोहन रिवर के बगल में, मैप में बना लीजिएगा, कश्मीर में, थार डेजर्ट, दिदवाना राजस्थान, हिरन वैली गुजरात, भीमबेटका रॉक शेल्टर। यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपको, इसी वर्ड से क्वेश्चन आ गया कि भीमबेटका रॉक शेल्टर का अप्रोक्सीमेट एज आप क्या मानते हैं? ये क्वेश्चन था बीपीएससी का 1 साल का, और उसमें दिया हुआ था मतलब कि 10 लाख साल पहले, एक जगह दिया हुआ था 5 लाख साल पहले, फिर दिया था 2 लाख साल पहले, फिर दिया था 10,000 लाख साल पहले। तो भाई ये तो 5 लाख से 50,000 है, तो 2 लाख ही सही आंसर होगा। ठीक है ना? तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों पूछा भाई? क्योंकि भीमबेटका का जिक्र क्लास 11th की किताब पेंटिंग्स वाले में दिया हुआ है, उसमें लाइन नहीं लिखा है लेकिन वह दिया हुआ है। तो चाहता है यूपीएससी कि भाई क्लास 10th 11th की किताब अगर आपने पढ़ा है तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। मिडिल पैलियोलिथिक आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 40,000 बीसी तक चलता है, 50,000 यहाँ पर है। क्यों ऐसा गैपिंग लिखा हुआ है? क्योंकि कहीं पर पैलियोलिथिक चल रहा होगा, कहीं पर मेसोलिथिक चल रहा होगा, कहीं पर मिडिल पैलियोलिथिक चल रहा होगा। तो यहाँ पर फ्लेक्स हो गया, मतलब कि पहले चॉपर अगर इस साइज का था रॉक्स, तो अब जो है इस साइज के रॉक्स हो गए। स्क्रैपर्स, बोरर्स, मतलब कि अब हड्डी के बीच से मांस निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा? नुकीला पत्थर चाहिए, लंबा पत्थर चाहिए, है ना। पॉइंट्स छेद करना है कहीं पर, ब्लेड लाइक टूल्स, स्मॉलर इन साइज। मिडिल पैलियोलिथिक में साइज अब छोटा होता गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यही बात तो सैपियंस किताब में लिखा हुआ है कि आदमी पहले ऐसे इस्तेमाल करता पत्थर को, इस तरीके से, उसके 5 उंगली पर कंट्रोल अलग अलग नहीं है, वो इसी तरीके से, क्योंकि नकल वॉकिंग है, हाथ फ्री नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है, शुरू में ये मसल सब उतना मजबूत नहीं हुआ है, तो ऐसे इस्तेमाल करा, पत्थर ऐसे पकड़ा, ऐसे मारा। लेकिन अब थोड़ा टाइम के बाद, 10-20 हजार साल के बाद, धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर कंट्रोल होने लगा, प्रेसिजन। क्यों? क्योंकि उसका गेट जो है बाइपेडल हो गया, उसकी जो एड़ी है वो थोड़ा सा पीछे की ओर चला गया, इसके कारण सपोर्ट मिल गया। अगर आप मान लीजिए कि आपका एड़ी पीछे की ओर ना हो, थोड़ा सा आगे में हो, तो आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो छोटा सा जो इवोल्यूशन का शेप जो आया वो आदमी को खड़ा कर दिया, और आदमी को खड़ा कर दिया तो इसका हाथ फ्री हो गया, गर्दन घूमने लगा ज़्यादा, वो चारों बगल अब देख सकता है थोड़ा घुमा के, और दूर दूर तक वो देख के वो आगे बढ़ सकता है, जंगल में हिंसक जानवरों से बच सकता है, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसका हाथ जो है थोड़ा प्रेसिजन किया तो छोटा छोटा टूल्स बनने लगा 40,000 साल पहले। ये जो है आपको 1960 में एक HD शंकालिया है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा तब बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं था। क्या नाम है उनका? HD शंखालिया, तो हंसमुख देशमुख शंखालिया से नाम था उनका। नेवासा इंडस्ट्री महाराष्ट्र का, बहुत इंपॉर्टेंट है नेवासा इंडस्ट्री, नाम जुड़ेगा, मैचिंग में पूछ देगा कभी, तो आप मैचिंग सही कर लीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंट साइट्स मिलता है जहाँ पैलियोलिथिक है, वहीं पर में जो ये भी है मिडिल पैलियोलिथिक है, सोवन रिवर वैली, यहीं पर नर्मदा मैन का देखता फॉसिल्स मिला है, नर्मदा मैन जो आदमी की तरह दिखता था।
तुंगभद्रा रिवर वैली, पोटवार प्लेट्यू, इंडस और झेलम के बीच में, संघाव के पेशावर के पास। ठीक है, अब आ जाइए अपर पैलियोलिथिक, मतलब बहुत नजदीक आ रहे हैं हम लोग। 10,000 BC तक आ गए। इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, पैरेलल साइड ब्लेड्स, अब ब्लेड दोनों साइड का है कि किधरों से पकड़ के मार डालो। ब्यूरिंस, सम बोन टूल, सब बोन का टूल इस्तेमाल करने लगा आदमी। अब बोन को भी अब पत्थर से छोटा मोटा करके टूल्स इस्तेमाल करने लगा। अब बोन टूल्स फाउंड एट कुरनूल एंड मूलछतला, चिंतामणि गवी, आंध्र प्रदेश में। इंसीज्ड ऑस्ट्रिच एक्सेल, यहाँ पर एक ऑस्ट्रिच का एक्सेल मिल रहा है। ऑस्ट्रिच तो इंडिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक्सेल अगर मिला कहीं पर हमारे साइट पे, इसका मतलब है कि अफ्रीका और इंडिया जुड़ा हुआ था। शील एंड स्टोन बिट्स फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में एक जगह है। होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर्ड एट द एंड ऑफ दिस फेज। यही एक लाइन आपको याद रखना है कि 40,000 साल पहले ही हमारा लाइफ है, ज्यादा पुराना। हाँ, कितना पहले? 40। मतलब कि पहला ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर आता है 44 लाख ईयर्स एगो, और हमारा खाली डेवलपमेंट हो रहा है 40,000 साल पहले। मतलब कितना टाइम लगा हमको इवॉल्व होने में, होमो सैपियंस बनने में, ये चीज समझ लीजिए। तो हमें हजारों साल लग गए, है ना। और यहाँ से जो है फर्स्ट होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर्ड एट द एंड ऑफ दिस पेज, इंक्रीज इन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी। व्हाट डज इट मीन बाय कॉग्निटिव कैपेबिलिटी? कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, जैसे ही आप वर्ड को टाइप कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा क्रैनियल कैपेसिटी। क्रैनियल कैपेसिटी मतलब आपका जो स्कल है, जो स्कल, इसमें कितना पानी अट सकता है, इसका साइज क्या है। पहले जो हमारे शुरू के जो मैन थे या उसके पहले के एंसेस्टर थे, उनका साइज छोटा था, लेकिन हमारा अब क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ गया, ब्रेन का स्ट्रक्चर बड़ा हो गया। तो coincided with the last phase of the age, climate become comparatively warmer unless humid। और अब हम आगे मिडिल पैलियोलिथिक के समाप्ति पर। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस, यहाँ से आ गया होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सैपियंस। ये जो नर्मदा मैन है होमो निएंडरथैलेंसिस ही है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा डिटेलिंग कर लीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अननेसेसरी आप रील्स देखने में अगर टाइम बर्बाद करते हैं तो इससे बेटर है कि ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे कुछ टाइप करके बढ़िया चीज़ देख लीजिए। BBC वगैरह का डॉक्यूमेंट्री इस पर है। अब हम लोग आ जाते हैं पैलियोलिथिक के बाद। अब आदमी तो आ गया पैलियोलिथिक में, आज का आदमी आ गया, मॉडर्न मैन आ गया। और मॉडर्न मैन जो है, ये अभी भी मॉडर्न मैन अपना रिलेशन एक और मैन के साथ जोड़े हुआ, क्रो मैग्नन के साथ। कैसे पता भाई? अभी जो हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो पता लगा कि हमारे टाइम का भी कुछ जो मैन थे उन्होंने क्रो मैग्नन फीमेल के साथ भी रिलेशन बना लिए, उनसे ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए। एज ए रिजल्ट हमारे जीन में उनका पार्ट आ गया है। और हमारे जीन में उनका पार्ट आने से फायदा अभी हमको ये हो रहा है कि हम ठंडा के टाइम में अपना बचाव ज़्यादा कर लेते हैं, गर्मी के टाइम में अपना बचाव ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो जीन हमको वहीं से मिला है, क्रो मैग्नन साइड से। क्योंकि वो ज़्यादातर बर्फ के टाइम में थे, तो उनका थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। तो मॉडर्न मैन होमो सैपियंस ने क्रो मैग्नन मैन के साथ रिलेशन बनाए हैं, ये एविडेंस आता है। ये हम मॉडर्न रिसर्च को भी हिस्ट्री के साथ इसलिए जोड़ते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इस बार आपको बताया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस और गंगा जुड़ा हुआ था, और गैंगेटिक डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन के बारे में पूछता, मिला जुला के क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपका इंटरमीडिएट स्टेज, स्टोन एज कल्चर, बोथ मीजोलिथिक एंड न्योलिथिक कल्चर बिलोंग टू दी होलोसीन एरा।
होलोसिन इरा मतलब मॉडर्न इरा, मॉडर्न इरा कहते हैं। विच सक्सीडेड द प्लीस्टोसिन इरा अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। होलोसिन इरा मतलब राइज इन टेम्परेचर, warm climate, melting of ice, changes of flora and fauna. That's why I was telling that geological time scale अगर इसी समय पढ़ लीजिएगा तो ज्योग्राफी का एक चैप्टर भी आपका खत्म हो जाता है ना। Human groups became highly mobile and began occupying various ecozones. Reduction in size and well-shaped tool types. टूल टाइप छोटे हो गए। अब क्या कहते हैं इसको, मीजोलिथिक में हमारा एक नया वर्ड आ गया माइक्रोलिथ। लिथ माने पत्थर, माइक्रो माने छोटा। अब छोटे छोटे पत्थर भी इस्तेमाल करने लगे, पॉकेट में रखने लायक पत्थर, है ना। तो मिनिएचर स्टोन टूल्स हो गया, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिल्का, सिल्का के छोटे छोटे टूल्स ले लिया, चालकेडोमी और चर्ट, बोथ ज्योमेट्रिकल एंड नॉन ज्योमेट्रिकल इन शेप। अब ऐसा शुरू कर दिया। इस समय क्या हुआ, सेटलमेंट दिखने लगता है, मतलब कि अब आदमी जो है सोशलाइज कर रहा है। एक इतना बड़ा एरिया घेर दिया बैम्बू वगैरह से और बीच में रह रहे हैं। सेमी परमानेंट एंड टेम्पररी स्टेटमेंट, केव्स, ओपन ग्राउंड्स, इकोनॉमी हंटिंग है, फिशिंग है, फूड गैदरिंग है, लेटर स्टेज। अब इसी फेज में आपको दिखता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मॉडर्न मैन का। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बाद में आया, पहले फायर आया, है ना, ये तो देख लिया आपने। प्लांट का कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, और प्लांट कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये दो चीज़ों के कारण हम लोग इसको कहते हैं नियोलिथिक लाइफ। तो व्हाट इज नियोलिथिक लाइफ, राइट डाउन द क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप लिखना है ना। फायर, एग्रीकल्चर तो शुरू हो गया। बरियल प्रैक्टिस दिखता है, बरियल मतलब कि डियर रिलेशन होगा तभी तो बरियल करने जाते होंगे, नहीं तो अगर रिलेशन नहीं होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो मर गया अपना रिलेटिव, उसको छोड़ देते। इट मीन्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो गया, रिलेशनशिप ओरिएंटेड आदमी हो गया आपको। और कुछ आर्ट भी शुरू कर दिया जो भीमबेटका में दिखता है, ये आपका। तो मिजोलिथिक का जो रॉक आर्ट है वो आपको फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो डिस्कवर हुआ है, जो सोहागी घाट कैमूर हिल्स उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं ये बिहार है, सोहागी घाट कैमूर हिल्स बिहार, क्योंकि आधा पोर्शन बिहार है, आधा पोर्शन उत्तर प्रदेश में, बॉर्डर पे है ना कैमूर बबुआ। यहाँ पर रॉक साइज डिस्कवर्ड हुआ है काफ़ी जगहों पर। और रॉक कंसंट्रेशन सेंट्रल इंडिया, भीमबेटका केव्स, खारवार केव्स, जावरा केव्स, कठोतिया केव्स, सुंदरगढ़ी और संबलपुर इजुटू गुहा केव्स। एनिमल डोमिनेट मोस्ट सीन्स, ज़्यादातर पेंटिंग में कौन दिखता है, एनिमल्स। एनिमल का या तो हंटिंग करने जा रहा है। नो स्नेक्स डिपिक्टेड इन मेसोलिथिक पेंटिंग, सांप नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, ये समझने की बात है, आप लोग इस पर रिसर्च कर लीजिएगा। पेंटिंग ऑल्सो सजेस्ट डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेज एंड डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। फीमेल बच्चों को पालेगी, अब मेल जो है शिकार करने जाएंगे। भीमबेटका रॉक पेंटिंग का हम लोग देखते हैं कि क्या है, हंटिंग, फिशिंग, डांसिंग, फैमिली सीन्स, बरियल सीन्स, हनी एंड प्लांट फूड कलेक्शन। हंटिंग सीन्स विथ बोथ मैन एंड वुमन। एनिमल्स इंक्लूड बाइसन, बेफेलो, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस, डियर, नीलगाय। Birds are painted, but perching birds appear only in latter times. जो बर्ड्स जो है ग्रेन खाने के लिए जो पर्च करता है वो बर्ड्स नहीं है ज़्यादा, मतलब अभी एग्रीकल्चरल साइड में ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। वेपन्स में क्या दिख रहा है, बोज एंड एरोज, पॉइंटेड स्टिक्स, बार्ब्ड स्पीयर्स। पेंटिंग मेड्स स्टिक लाइक फैशन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेड एंड वाइट कलर्स। ये कब की कहानी चल रही है, 2 लाख से लेके 40,000 साल के बीच की कहानी चल रही है, जब हमारे साथ इस तरह का रॉक पेंटिंग आपको दिखता है। बागोर में कुछ अलग आपको कहानी दिख रहा है। सो आई थिंक दैट विद दिस वन यू आर कंफर्टेबल टू आंसर दीज MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड दीज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। और ये MC टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्लीज डू इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहाँ तक पढ़े, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग डेफिनेटली इसके बाद किताब पढ़े होंगे क्योंकि अभी क्वेश्चंस का टाइम था, एंड यू मस्ट हैव डन द क्वेश्चंस।
क्वेश्चन करने के बाद ही आपको अपना एनालिसिस कर पाएंगे। मेरे को जजमेंट करने से आपको फायदा नहीं है। मुझे जो निकलना था एग्जाम हम निकाल लिए, और हमें जो निकलवाना है हम स्टूडेंट निकलते जा रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि क्या आपने जो लिखा है वो पीछे के किताब में से कौन कौन से पॉइंट्स छूटे हुए हैं, एसोसिएट कर रहे हैं कि नहीं। वो आपको अपने शॉर्टकमिंग्स को देखना होगा कि आपने जो मान लिया कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, सपोज किसी भी क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि डिस्क्राइब द 3 phases ऑफ पैलियोलिथिक एज इन इंडिया, हाईलाइटिंग द टूल टाइप्स, इंपॉर्टेंट साइट्स एंड की डेवलपमेंट ऑफ ईच फेज। कि आप पैलियोलिथिक एज इंडिया का लोअर, मिडिल, लेटर पैलियोलिथिक को हाईलाइट कीजिए, किस तरह का टूल्स था, इंपॉर्टेंट साइट्स कौन थे, की डेवलपमेंट ऑफ ईच फेज क्या क्या हुए। क्या आपने साइट्स जब लिखे हैं तो आपने मैप बनाया है कि नहीं, मैप पे साइट का जिक्र किया है कि नहीं, कम से कम आपके आंसर में 3-4 मैप आए हैं कि नहीं। अगर नहीं आए हैं तो यकीन मानिए कि आपने पढ़ाई को तफरी ले लिया। तफरी जानते हैं ना उर्दू वर्ड क्या होता है, चलो टहल के आ जाते हैं। टहल के आने वालों का यूपीएससी नहीं निकलता है, लिखने वाले का निकलता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट डब्लू। अगर लिख के नहीं प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप चेक मत कराइए किसी से, नो नीड टू चेक, बिकॉज नो आंसर इज परफेक्ट। और जो चेक करेगा पता नहीं यूपीएससी निकालने लायक है भी कि नहीं। आपको ऊपर के किताब का पेज ही देखना है, वहीं से देखना है कि क्या पॉइंट हमारा छूटा है, और हम 350 वर्ड्स में का अगर मान लिया आंसर है करीब करीब उतना ही का है, तो 350 वर्ड्स में हमने वो पॉइंट को कहाँ उठा कर डाल सकते थे। हु विल चेक योर कॉपी, यू विल चेक योर कॉपी। कहाँ से चेक करिएगा, ऊपर में आपका मैसेज दिया हुआ, लिखा हुआ तो है ऊपर, तो आपके टीचर ने गाइडलाइंस हमने दे ही दिया है, आई एम योर गाइड एंड आई एम मेंटर एंड आई हैव गिवन यू गाइडलाइंस। तो दिस इज योर वर्क, ओके। हिंट भी हमने दे दिया है कि आपको लिखना क्या था, कि कवर लोअर पैलियोलिथिक, इसमें क्या था। इस में 3 आपके मैप बनाने की जरूरत थी। तो मेरी बात आप समझ में आ गई होगी कि टीचर टीच योर सेल्फ। टीचर को भी जरूरत है, कोचिंग से एग्जाम नहीं निकलने वाला है, एग्जाम के लिए मेंटरिंग चाहिए, और मेंटरिंग के लिए बुक चाहिए, और बुक जो है आपके पास ऐसी होनी चाहिए जहाँ से कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आए, और आप जो आंसर लिखे उसको आप कीवर्ड्स दे दे मेंटर, और आपको उसमें ऊपर से देखना है कि क्या हमने सभी कीवर्ड्स डाल दिए कि नहीं डाल दिए आंसर में। दैट्स ऑल, यू आर योर जज, आप ही अपने को चेक करोगे, ठीक है। अभी हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पेज में। द सेम प्रिंसिपल, बुक रीडिंग, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। न्यूलिथिक एज, इसका न्यूलिथिक एज का क्या नाम है, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। न्यूलिथिक, इसमें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है वी गॉर्डन चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं रिवॉल्यूशन भाई, कुछ जगह हुआ कुछ जगह नहीं हुआ, कुछ जगह तो प्लेंटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स इंडस्ट्री मिल गए। हम लोग आर्टिफैक्ट इंडस्ट्री पिछले क्लास में बता चुके हैं सोर्सेज में। और कुछ जगह कुछ नहीं मिल रहे, कुछ जगह तो लोग गड्ढे के नीचे रह रहे। चिरांड एक जगह है बिहार में, भोजपुर सारण, बस गंडक नदी के उस पार, आई मीन उत्तर साइड में। और वहाँ पर चिरांड में सिविलाइजेशन मिला है तो पिट डोलिंग है, मतलब गड्ढा में रह रहे हैं। और उस समय भवन बना के सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है और भवन बना हुआ है, ग्रेट बाथ बना हुआ है, रोड बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं। और यहाँ पर सारण में क्या है, पिट ड्वेलिंग है, गड्ढे के अंदर लोग रह रहे हैं, कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है। तो एक ही टाइम में अलग अलग आपको एज दिख रहा है। तो इसीलिए बोला कि भाई एक जगह आपका रिवॉल्यूशन हो गया और उसका नाम कर दिया चैल्कोलिथिक, क्योंकि तांबा का इस्तेमाल किया इंडस वैली में, न्यूलिथिक फेज ही है। लेकिन दूसरी जगह जो है अभी प्राइमरी फेज में ही है, मैन है लेकिन उसका इकोनॉमिक लाइफ अलग अलग फेज में चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। शार्प एंड पॉलिश न्यूलिथिक टूल्स बन गया, अब शार्प बन गया। अब क्या करें, खेती करने का तरीका उनको दिखने लगा कि भाई थोड़ा सा अगर परो कर लेंगे, थोड़ा पत्थर से हम मिट्टी को खोद लेंगे तो अच्छा कल्टीवेशन हो जाएगा। और कल्टीवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स, रागी बनाया,
आज भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना आदमी जिसके साथ अपने सिविलाइजेशन को बढ़ाया है वही फूड आपका सबसे हेल्दी फूड होगा, ये जान लीजिए आप। हालांकि वेजिटेरियन लोग थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे क्योंकि सिविलाइजेशन के मेजर पार्ट में ह्यूमंस ने कंज्यूम किया है मीट भी, प्रोटीन भी, बट दिस इज ए फैक्ट, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट। अभी जैसे रागी को फर्मेंट करके ही लोग खाते थे हमारे एंसेस्टर्स। उतना तो आग उतना आसानी से उपलब्ध कहाँ था, वो क्या करते, पानी डाल दिए, फर्मेंट हो गया, नेचुरल बैक्टीरिया उसमें है, वो फर्मेंटेड रागी को खाए और उनके शरीर में कैल्शियम मजबूत हो गया, तो उनका बोन डेवलप हुआ और धीरे धीरे इवोल्यूशनरी फेज में इनका बोन डेवलप होता चला गया। तो रागी इज वेरी हेल्दी फूड, है ना। तो ये आपको नियोलिथिक फेज में दिखता है ना। रागी, हॉर्स ग्राम, जो कुल्थी का दाल, आप कुल्थी मिलता ही नहीं है अभी, आपको अमेजन में ऑर्डर कीजिएगा तो कहीं मिल जाएगा, बड़ी महंगा। बिहार में इसको कुर्थी कहते हैं। और कुर्थी का दाल और रागी को अगर आप स्टेपल फूड में अपने शामिल कर लीजिए और 1 मील डे लीजिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते थे, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में एक बार खाना मिल पाता था, बिकॉज फूड वाज नॉट दैट प्लेंटी। अब तो खेती होने लगा तब ना फूड हो गया। 4 बार फूड करोगे, 12 बार फूड खाओगे, 5 कोर्स डिनर खाओगे, मतलब कि 5 बार 10 बार, मतलब 15 बार आप खाना खाओगे दिन में, तो हर घंटे घंटे खाओगे, चबाते रहोगे। तो आज का कल्चर है, इसका परिणाम दुष्परिणाम दिख रहा है लोगों को। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे 1 मील डे करते थे, और रागी, कुल्थी, कुछ नॉनवेज प्रोटीन के लिए, और कुछ पत्ता उत्ता चबाते थे, नहीं इसी से हो जाता था, फर्मेंट करके, पत्ते भी चबाते थे तो फर्मेंट करके। अभी भी ये थेरेपी जो है जापान में है कि पत्ते को चबाते हैं, अब पत्ते को चबा के बड़े हेल्दी रहते हैं, वो पत्ते को फर्मेंट कर लेते हैं और अलग अलग पत्तों से अलग अलग विटामिन डिफिशियंसी उनकी दूर हो जाती है। परहैप्स इसको कुछ सौरोथेरापी को समथिंग कुछ कहते हैं, उसको जापान में कल्चर है, पत्ते को, लीफ को फर्मेंट करके, नेट पे चेक कर लीजिएगा। इमरजेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज ये शुरू हो गया। इस कंडीशन में इन्वेंशन इन टेक्नोलॉजी, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हो गए, पेक्ड स्टोन्स हो गए, डिपेंडेंट ऑन पॉलिश्ड स्टोन्स, टूल्स विथ हैंडल्स, अब हैंडल लगाना सीख गए लोग, लकड़ी फंसाते थे, बीच में पत्थर डालते थे, दोनों साइड से बांध लेते थे और वो टूल्स उनका होता था। ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेंशन ऑफ पोट्री, अब पोट्री बनाने लगे, हैंड, बाद में पोटर्स व्हील आ गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। न्यूलिथिक पेज में क्या आया, पोटर्स व्हील। अब इसी टाइम में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है ना। ब्लैक बार्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, पॉट बन गया, जैसे चाक आ गया उनके पास तो बनाने लगे। आज भी सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और मेंटल एक्सरसाइज अगर किसी को करना है पीस के लिए, शांति के लिए, तो चाक पर आप मिट्टी का बर्तन बनाइए, इससे बड़ा थेरेपी नहीं होता है। बहुत सारे फॉरेन के मेंटल असाइलम में ये काम शुरू हो गया है कि चाक पे पागलों से मिट्टी का बर्तन बनवाते हैं, धीरे धीरे उनका हीलिंग शुरू हो जाता है। तो ये आप किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पोट्री अपीयर्ड लार्ज स्केल न्यूलिथिक फेज में, द नीड फूड। अभी तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पैलियोलिथिक में क्या हुआ, मेसोलिथिक में क्या हुआ, नियोलिथिक में क्या हुआ। उस समय आपको धीरे धीरे ये पूरा कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी बना, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो रही है। नियोलिथिक में अलग अलग रीजनल कल्चर आने लगे, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर मेहरगढ़ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का है, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन याद रखेगा। पाकिस्तान में मेहरगढ़, पाकिस्तान इज क्रेडिटेड कि हमारा सबसे पुराना सिविलाइजेशन है 7000 BC। भारत के स्पिरिचुअलिटी वाले कहते हैं कि इसी समय में भगवान शिव आए और उन्होंने सिविलाइजेशन की आधारशिला रखी, योग की परंपरा रखी और धीरे धीरे सिविलाइजेशन आगे बढ़े। कश्मीर हड़प्पा के सिविलाइजेशन के साइड में है, साथ है। गंगा वैली और सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर कुछ साइट का बात है, चिरंद का भी साइट हो रहा है। तो कॉड मेक्ड पोट्री इम्पोर्टेंट साइट्स,
श्रीरंड में थोड़ा सा मिलता है मिट्टी के बारे में बाद के फेज में। ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ये न्यूलिथिक कॉम्प्लेक्स कुछ मिल रहा है। साउदर्न इंडिया, आंध्रा में कुछ मिल रहा है, देख लीजिएगा, इसको आपको पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स के बारे में यहाँ पर आपको हमने दे दिया है, आपका काम मैप बनाना है, जो आपके किताब में हमने दे भी दिया है। अभी तो चूंकि लेक्चर के लिए हमने खाली इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको कहाँ कहाँ पर स्ट्रेस देना है वो पॉइंट में आपको डिस्कस कर सकूँ। तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट, हाउसेज ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, बार्ली, कॉटन। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेंटिस्ट्री, ड्रिलिंग ऑफ ह्यूमन टूथ। कहाँ मिला भाई? आदमी के टूथ को ड्रिल करके ठीक किया। किसी के दांत में दर्द रहा होगा तो वहाँ पर मेहरगढ़ में लोगों ने उसके दांत को टूथ में ड्रिल करके ठीक किया होगा, तभी तो ये कब का है? 7000 BC। मतलब सबसे भयानक दर्द अगर कुछ होता है दांत का दर्द होता, नहीं तो किसी ने उसके दांत को ड्रिल किया होगा, वो भी पत्थर के इक्विपमेंट से। बरजाहिम, जम्मू कश्मीर। एंथ्रोपोलॉजी वाले बड़े ध्यान से बरजाहिम को पढ़ना पड़ता है, एंथ्रोपोलॉजी जिनका ऑप्शनल है वो पढ़ते हैं। यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर मिला है। डोमेस्टिकेटेड डॉग्स बरीड विथ मास्टर इन ग्रेव्स। डॉग के साथ सोशलाइजेशन जो है वो बरजाहिम कश्मीर में मिला है। गुपकरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट ड्वेलिंग है। स्टोन टूल्स और ग्रेवयार्ड है, घर में ही लाश को अपने रिलेटिव को दफना दिए। कोलदीवा मेघरा में, इलाहाबाद के पास है। बेलन वैली, ये सब एंथ्रोपोलॉजी वालों को बहुत रटना पड़ता, बहुत याद करना पड़ता। आपको उतना नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो मिनी स्टार्टअप, सर्कुलर हर्ट्स, क्रूड हैंडमेड पोट्री, एविडेंस ऑफ राइस। सबसे पहले कहाँ मिलता है भाई राइस? इलाहाबाद के पास, नहीं। और उसके पहले कहाँ दिख रहा है? मतलब कि आपको मेहरगढ़ वगैरह साइड में आपको व्हीट बार्ली वगैरह दिखेगा। कोलदीवा, बेलन वैली, यहाँ पर 3 फोल्ड कल्चरल सीक्वेंस, यहाँ सब कुछ मिल रहा है। चोपनी मांडो, बेलन वैली, फिर चिरांड में बोन इम्प्लीमेंट दिखा है और डियर का बोन रखे हैं उन्होंने। मास्की ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, ये मास्की बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अभी तक खुदाई चल ही रही है। प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग, यहाँ पर तो बाद में भी मिला है, मास्की में अशोका के टाइम का भी मिला है। बुधिहल कर्नाटका। पयमपल्ली, प्रोमिनेंट साउदर्न न्यूलिथिक साइट्स। उंटूर, नागार्जुन कोंडा, अमरी कोटजी, गारो हिल्स। तो मैंने इम्पोर्टेंट साइट्स का जिक्र आपके पास कर दिया है, और हमने आपको ये भी इस बुक में दे दिया है कि पैलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट और न्यूलिथिक साइट में प्रोमिनेंट डिफरेंसेस क्या क्या है। दिस चैप्टर कुड हैव गॉन वेरी लॉन्ग, बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी कंसाइज, क्योंकि आप उपिंदर सिंह के किताब में चैप्टर जो है आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 30-35 पेजेज में, लेकिन हमने कोशिश किया है कि इसको जितना कंसाइज कर सकते हैं। तो ये जो है आपको, जैसे यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछा है, गॉड एंड चाइल्ड टर्म द न्यूलिथिक फेज, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, क्यों, व्हाट वाज द रीजन। आप इस तरह के MCQ टाइप के क्वेश्चंस कुछ है, आपको अपने से क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ कि गॉड एंड चाइल्ड ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन क्यों कहा, आपको 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखने हैं। डिस्क्राइब द न्यूलिथिक रीजनल कल्चर, हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो ये आपका, मुझे लगता है कि अगर आप इसको अच्छे से इस किताब को पूरा कर लेते हैं, इस पेज को कर लेते हैं, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ एटलीस्ट पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थोड़ा तो साइट्स को आपको मैप के साथ मिक्सिंग करके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स लिखने की ज़रूरत होती है। ओके, थैंक यू। हम लोग नियोलिथिक फेज का बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है चैल्कोलिथिक, दरअसल टाइम फ्रेम तो ऑलमोस्ट वही है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन हम 3000 BC की बात होती है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है नियोलिथिक से, क्योंकि एक वर्ड जो यूज हुआ था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नहीं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि ये चैल्कोलिथिक जो है कुछ पार्ट में कल्चर थोड़ा एडवांस्ड अपने आप हो गया। अब बाद में ट्रांसमिशन होता है,
एक जगह एडवांस्ड हो गया, एक पर्टिकुलर टोपोग्राफी में, एक पर्टिकुलर रीजन में, धीरे धीरे कल्चरली आगे ट्रांसमिट होता है। चैल्कोलिथिक एज मार्क्ड द इमरजेंस ऑफ मेटल यूज। वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड वर्ड मेटल। और साथ में स्टोन टूल्स भी चल रहे हैं, स्टोन का भी रोल है। पहला जो मेटल यूज होता है वो कॉपर है। जो कॉपर यूज हुआ तो इसके साथ टिन को मिला दिया तो ब्रॉन्ज हो गया। टेक्नोलॉजिकली अप्लाइज टू सेटलमेंट ऑफ प्री हड़प्पन, ये हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको प्री हड़प्पन कहते हैं, हड़प्पा के नज़दीक नज़दीक का है। हाउ इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहीं के तो ऐसा लगता है कि इट अपीयर्स दैट द एंड ऑफ द ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर, कहीं कहीं तो हड़प्पा के बाद भी शुरू हुआ है। ये न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कंसेप्ट भी वही है कि कुछ पार्ट में होता है, कुछ पार्ट में नहीं। कुछ तो कंटेम्प्रेरी भी है और नॉर्मली वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ कॉपर ज़्यादा पाए जाते हैं। चैल्कोलिथिक का जो फीचर्स है और हड़प्पन का फीचर्स क्या है कि चैल्कोलिथिक प्राइमरली रूरल है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन है। मोस्टली कॉपर है, हड़प्पा में ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल अभी काफ़ी न्यूज में आ रही है। सेटलमेंट लोकेशन ये हिली लैंड रिवर्स के पास है, ये अर्बनाइज्ड है। फ्लड प्लेन प्रोड्यूस, इंडस का फ्लड प्लेन एरिया में। अब हम लोग देखते चैल्कोलिथिक के जो प्री हड़प्पन साइट्स है, कुछ तो हड़प्पा के साथ में भी है। व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक? सबसिस्टेड ऑन एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, बिसाइड्स हंटिंग एंड फिशिंग। वीट उपजा रहे हैं, राइस भी है, बार्ली, बाजरा और सेवरल पल्सेज, नाम नोट कर लीजिएगा। लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पे। ईस्टर्न रीजन में जो थे लिव्ड ऑन फिश एंड राइस, और झूम कल्टीवेशन करते थे, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, मतलब फसल को जला दिए ताकि उसको वहाँ पर छोड़ दिए उसको, 2-3 साल बाद लौट के आए, जो राख है उसका पोटाश से फिर से उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज गेटिंग रिस्टोर्ड, उर्वरा शक्ति पुनः कायम हो जाती है। Neither the plug nor the hoe has been found, तो प्लग हो तो नहीं है चैल्कोलिथिक साइट में। कल्चर मेनली फ्लोरिश्ड इन द ब्लैक सॉइल रीजन, जहाँ कॉटन है। काउ, शीप, गोट, पिग्स एंड बफेलोज एंड हंटेड डियर। नॉट एक्वेंटेड विथ हॉर्सेज, प्री हड़प्पन में हॉर्स के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। कुक्ड फूड, एट बीफ, क्योंकि पिग्स भी है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर स्लॉटर्ड, काउ भी है। स्लॉटर्ड फॉर फूड, नॉट मिल्क फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। प्री हड़प्पन और हड़प्पन में लगता है कि डेयरी का ज़्यादा इस्तेमाल वो लोग नहीं करते थे। अभी भी गोंड पीपल जो है बस्तर के, वो लोग डेयरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये नॉर्मली इसको फूड के लिए स्लॉटर करते हैं, मारते हैं कि फूड उनको मिल जाएगा। पोट्री इंपॉर्टेंट, पोट्री वेल एडवांस्ड, और इसी से हमको ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मिलता है चैल्कोलिथिक कल्चर्स का। रिटर्न रिकॉर्ड तो है ही नहीं, प्री हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री, ब्लैक एंड रेड पोट्री सबसे पुराना पोट्री माना जाता है, ना ओचरे कलर्ड पोट्री भी वे मोस्ट पॉपुलर। पोटर व्हील पेंटेड विथ व्हाइट लाइन डिजाइन। फीमेल पोटर्स डिड नॉट यूज द पोटर्स व्हील, ओनली मेन डिड। कैरेक्टराइज्ड बाय रूरल सेटलमेंट्स, नॉट एक्वेंटेड विथ बर्न्ट ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स ये लोग यूज करते थे। हड़प्पा में अर्बन है, वहाँ पर मतलब कि कोयला या लकड़ी से जला के लकड़ी बनाते थे। थर्स्ट हाउस में रखते थे मड ब्रिक्स है,
सोशल इनइक्वालिटीज है, चीफ लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेज, अब बाकी लोग हट में रहते थे। डिफरेंट इन ग्रेव गुड, डिफरेंस इन ग्रेव जो जहाँ पर दफनाया जाता है उसमें बहुत डिफरेंस है, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है। सम ग्रेव एल्डेड गोल्ड, कुछ ग्रेव जो है तो उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, और बाकी कुछ में तो चिप पोटरी है, अर्थन बीट्स है। विलेज स्मॉल विथ हट्स क्लोज टुगेदर, मोस्टली सिंगल रूम्ड, सम विथ 2-3 rooms. Public building like forts, dams in some settlement indicate a public authority. प्री हड़प्पन साइट में भी कुछ पब्लिक अथॉरिटी की बात आ रही है। रिलीजन, मदर गॉडेस का कंसेप्ट शुरू हो जाता है प्री हड़प्पन साइट में भी, है ना। हड़प्पा से पहले मदर गॉडेस का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। बुल प्रोबेबली द सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट, मालवा राजस्थान में पाया जाता है। मेल फिगर इन रेयर्स, मेल डेटीज, इसके बारे में तो बात नहीं होती है। ऑर्नामेंट्स एंड क्राफ्ट्स, फॉन्ड ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशंस, वुमेन वोर शेल एंड बोन ऑर्नामेंट्स, शेल एंड बोर। कार्नेलियन का इस्तेमाल करते थे, जो हम पहले भी बोले थे आपको, कार्नेलियन। बीट्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कार्नेलियंस, स्टीएटाइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। ये कोई याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेवासा के बारे में एक बार मैंने देखा, क्वेश्चन पूछा था और इसी के बेस पे पूछा था। ट्रेड एंड कॉमर्स तो मनी तो था ही नहीं, तो बाटर। कॉपर स्मिथ, कॉपर स्मेल्टिंग जानता था। स्पिनिंग एंड वीविंग इंपॉर्टेंट है। राइटिंग नहीं जानते थे, राइटिंग नो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, क्योंकि बहुत सारे बरियल्स दिखते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में, नेवासा वगैरह एरिया में। रीजनल वेरिएशंस की हम बात यहाँ कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है इस चार्ट में। ईस्टर्न इंडिया में राइस है, यहाँ फ्रैक्शनल बरियल्स है। मेजर चैल्कोलिथिक कल्चर्स थोड़ा देख लीजिएगा। जब आप उदयपुर जाइएगा तो वहाँ आपको दिखेगा साउथ ईस्ट राजस्थान, रिवर बनास वैली, आहार एंड गिलंड कल्चर नियर उदयपुर। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्री हड़प्पा साइट है, वहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ गाइड लोग आपको दिखाएंगे। वहाँ आपको जो मैंने पहले बताया वो सभी चीज़ वहाँ पर गाइड आपको बताएगा। कायथा, ये तो मध्य प्रदेश का है। कुलसिंध वैली है, कायथा इन चंबल, चंबल एरिया का है। फिर मालवा में आइएगा, ये हड़प्पा के टाइम का है। नवदा टोली है ना, मध्य प्रदेश, नर्मदा के बैंक में। बहुत इंपॉर्टेंट, जब प्री हड़प्पन बात करते हैं तो इंटरव्यू वगैरह में पूछा तो जोरवे कल्चर के बारे में बताइए। तो इनाम गांव, जोरवे, दीमाबाद, चंदौली, ये 4 पार्ट पुणे के आसपास में, जहाँ पर के रिवर परवरा वैली ट्रिब्यूटरी का है गोदावरी का। प्रभास कल्चर ये कहाँ का है भाई, 1800-1400। टाइम फ्रेम सबका देख लीजिएगा, करीब करीब वही होगा। सिर्फ बनास कल्चर जो है, आहार गिलंड का जो है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा सा अर्ली हो जाता है। आहार बनास, गिलंड, नेवासा, नन हड़प्पन कल्चर, नवडा टोली बता दिया, डैमाबाद भी आपको बताया था मैंने, कायथा, मालवा। तो ये जो है टेक्स्ट बुक से जो मेन चैप्टर है, जो प्रैक्टिस के लिए हमने आपको बताया था, एज ए होल एक बार फिर से लिख लीजिएगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेज ऑफ स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, स्पेसिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड प्रोमिनेंट साइट्स। न्यूलिथिक एज का यूनिक प्लेस क्या है, इवोल्यूशन क्यों कहा जाता है। चैल्कोलिथिक फेज नियोलिथिक का ही है, प्री हड़प्पन कल्चर है, इसमें क्या डिफरेंस है। रिटर्न, ये सब क्वेश्चंस को अगर आप लिखते हैं तो आपका लिखने का प्रैक्टिस रहेगा। राइटिंग मेक्स ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट ऑन माइंड, राइटिंग से आपके माइंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट पड़ता है।
and I wish that all of you must write, because my philosophy is very simple: written, association and revision. इसी से हम लोग इस वार को जीत लेते हैं. MCQ दिया हुआ है, try to do this MCQ. Some other long answer type questions are there, Chalcolithic period के बारे में, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. I think with this one, your this chapter of pre-history, जहाँ written records नहीं है, that stands complete. And I think that अगर आप written practice करके इस chapter को कीजिएगा, तो you are expected to get at least one questions correct, क्योंकि यहाँ से questions तो आएंगे. इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वहाँ से तो क्वेश्चंस काफ़ी निकल जाते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है. लेकिन यहाँ से आपको भी क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने की संभावना बनती है. तो प्लीज टेक इट माइंड, और दिस चैप्टर स्टैंड्स कंप्लीट. ओके, थैंक यू.